नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षादीप में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को श्रीनिवास पानुरी, जो कि खोरठा भाषा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, उनके विषय में आप लोगों को बताऊंगा। उनके काव्यगत परिचय के विषय में बताऊंगा, तो आप वीडियो को स्किप ना करें और कृपया अंत तक देखें। ये आपके आने वाले JSSC CGL एवं उत्पाद सिपाही इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह बन सकता है। तो मैं आपको आज श्रीनिवास पानुरी जी के विषय में बताता हूँ। श्रीनिवास पानुरी, तो श्रीनिवास पानुरी को सबसे पहले देखेंगे खोरठा भाषा का भीष्म पितामह। ठीक है, खोरठा भाषा का भीष्म पितामह, खोरठा भाषा का भीष्म पितामह, भीष्म पितामह। ठीक है, भीष्म पितामह, पितामह, खोरठा भाषा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? श्रीनिवास पानुरी जी का। अब इनका जन्म, सबसे पहले इनका जन्म जानते हैं। इसका जन्म और जन्म कब हुआ? तो श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म जो हुआ वह 25 दिसंबर 1920। ठीक है, जन्म जो हुआ 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ। 1920 ईस्वी में, मतलब इनका जन्म वर्ष है ना, जन्म का जो वर्ष था, जन्म वर्ष जो था वो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी का हुआ। उसके बाद जो जन्म स्थान था, जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान रहा हुआ आपका बरवड्डा धनबाद। ठीक है, बरवा अड्डा है ना, बरवा अड्डा धनबाद, बरवा अड्डा धनबाद। और उसके बाद इनके पिताजी का नाम, ठीक है, इनके पिताजी का नाम जो था वह था शालिग्राम पानुरी। ठीक है, इनके पिताजी का नाम शालिग्राम पानुरी। इनके पिताजी का नाम देखिए, इनके पिताजी का नाम, ठीक है, इनके जो फादर थे मतलब पिताजी, पिता का नाम श्रीनिवास पानुरी, सॉरी शालिग्राम पानुरी, शालिग्राम पानुरी। ठीक है, शालिग्राम पानुरी। और इनकी माता जी का नाम दुखनी देवी है ना। इनकी माता जी बोला जाए, इनकी माता जी देखिए, इस डायग्राम में देखिए कि माता जी जो है, तो माता जी वो दुखनी देवी है ना, माता जी हैं वो दुखनी देवी, दुखनी देवी, दुखनी देवी। देखिए इस डायग्राम से हम एक चीज समझ में आया कि श्रीनिवास पानुरी को खोरठा भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है। उसके बाद शालिग्राम पानुरी इनके पिताजी का नाम था। उनका जन्म वर्ष जो था वो 25 दिसंबर 1920। इनका जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर 1920। और जन्म स्थान जो था वो बरवड्डा धनबाद में था। अब इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ठीक है, मतलब श्रीनिवास पानुरी जी का आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उनका जो शिक्षा हुआ वो मैट्रिक तक ही रहा। ठीक है, इनका जो शिक्षा के बारे में अगर हम लोग बात करें, श्रीनिवास पानुरी जी का जो एजुकेशन है, ठीक है, जो एजुकेशन है, शिक्षा मात्र मैट्रिक तक हुआ था। ठीक है, कहाँ तक हुआ था? मैट्रिक तक हुआ। और उसके बाद ये अपना जीविका चलाने के लिए पान की गुमटी में, ठीक है, पान की गुमटी में पान बेचने का काम करने लगे। लेकिन जैसे जैसे चूँकि वहाँ बहुत सारे लोग, बहुत लेखक कवि उनके पान की गुमटी में पान के लिए आते थे, पान खाने के लिए आते थे, जिससे उनके अंदर में रचना करने की जो ललक थी, मतलब श्रीनिवास पानुरी के अंदर में रचना करने की जो ललक थी वो बहुत ही अच्छा विकसित हुआ। और इसके साथ ही जो श्रीनिवास पानुरी का जो रचना हुआ, मतलब जिन जिन किताबों के बारे में उन्होंने रचना किए उसके बारे में मैं एक झलक आपको बता देता हूँ
तो इसको स्वीप कर लेते हैं थोड़ा सा। स्वीप करने के बाद इनका जो रचना हुआ, इनका जो रचना है, ठीक है, इनका जो रचना को यहाँ पर हो जाएगा मेघदूत, है ना, मेघदूत जो एक अनुवाद किया गया है मेघदूत, राम कथा, बाल किरण, आखिक गीत जो कि आपको खोटा सीजीएल जेएसएससी सीजीएल में पढ़ना है, ठीक है। आखिक गीत, रखते रांगल पंखा, ठीक है, इसका है रखते रांगल पंखा। उसके बाद है खोरठा में एक पत्रिका इन्होंने प्रकाशित किया, खोरठा पत्रिका, ठीक है, खोरठा पत्रिका। उसके बाद चाभी काठी जो कि एक नाटक रहा है इनका। उसके बाद उद्भाषण कर्ण ये भी नाटक था। उसके बाद सबले 20, माफ कीजिएगा, सबले 20, है ना, सबले 20, मतलब ये आपका श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा क्या किया गया था, ये रचना किया गया था, जिसमें मेघदूत का अनुवाद किया गया था, राम कथा, बाल किरण, आंखें गीत, जो कि आपको जैसे सीजीएल का सिलेबस में भी दिया हुआ है, रखते रांगल पंखा, खोरठा एक पत्रिका का, उसका चाभी काठी और उद्भाषण का नाटक का, और सबले 20 जो कि एक कविता संग्रह है, ठीक है, कविता संग्रह है। ये आपका श्रीनिवास पानुरी जी का कुछ महत्वपूर्ण कृति है। अब इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि श्रीनिवास पानुरी जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, किंतु खोरठा भाषा और इस भाषा के प्रति उनका अगाध प्रेम था। अपनी भावना को कागज पर उकेरते चले गए। उनकी कविता में ऐसी शक्ति होती थी कि वह अपने श्रोता या पाठक के हृदय में भी वही भावनाओं को उत्पन्न कर देती थी जो कवि के हृदय में उठती थी। मतलब कि कवि का जो हृदय में जो भी बातें आती थी, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए, कवि का जो मन में जो फीलिंग होता था कविता रचते हुए या कहानी लिखते हुए या नाटक लिखते हुए, उसको पढ़ करके, मतलब उस कृति को पढ़ करके जो भी पाठक हुआ करते थे या जो भी श्रोता होते थे, उनके मन में भी सेम विचार, सेम खोरठा के प्रति जो अगाध प्रेम था वैसा उठने लगता था। उसके बाद उनकी कल्पना अनूठी थी। अब मैं उनके बारे में कुछ, जो कि श्रीनिवास पानुरी जी की कविता मुख्यतः झारखंडी समस्या जैसे गरीबी, बेरोजगारी और शोषण आदि समस्याओं से मुक्त पाने के लिए लोगों के आह्वान करते देखा गया है, ठीक है। उसके बाद एक जो कि मेन पॉइंट यहाँ पर बनता है श्रीनिवास पानुरी जी का, तो सरकार की ओर से आदिवासी और संवाद पत्रिका प्रकाशित हुई, है ना, 1957 में। 1957 देखिए, 1957 का एक डेट जिक्र है। 1957 में आकाशवाणी रांची की स्थापना हुई। 1957 में आकाशवाणी रांची की स्थापना हुई ना, रांची की स्थापना, है ना, 1957 में। देखिए 1957 में आकाशवाणी रांची की स्थापना हुई। तो यहाँ की जो भाषा संस्कृति की अभिव्यक्ति को गति मिली। जब ये 1957 में आकाशवाणी रांची की स्थापना हुई ना, तो झारखंड का जो भाषा था उसको एक नया प्रगति और एक नया गति मिला, है ना। 1960 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय रांची की स्थापना में क्षेत्रीय भाषा के क्षेत्र में उत्साह का संचार एवं उम्मीदी जगी। 1960 में, 1957 में आकाशवाणी रांची की स्थापना हुई और 1960 में रांची विश्वविद्यालय, है ना, कौन सा विश्वविद्यालय, रांची यूनिवर्सिटी, रांची विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अब देखो 1957 में आकाशवाणी रांची की स्थापना और 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना। अभी ये दोनों आकाशवाणी और विश्वविद्यालय ये इतना इम्पोर्टेंट खोरठा या फिर अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाने में मदद किए, जिसका
शब्दों में बयां करना काफ़ी मुश्किल है। तो आगे मैं बस आज तक इस श्रीनिवास पानुरी जी के विषय में आज तक के लिए इतना ही। मैं अगले वीडियो में आपको इनके विषय में कुछ और बेहतरीन और कुछ अलग बातों को बताऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।